मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप जो बुक में चीज़ें लिखी हुई है ना वो खुद इंटरप्रेट कर पाओ। और अगर वो इंटरप्रेट करने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, है ना। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ भैया, फिर उसको क्लियरिफाई कर देंगे कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू होता ही नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन कब आएगी जब आप चीज़ों को टारगेट करना चालू करोगे कि मेरे को पहले तो एक होलिस्टिक टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट जो भी, मतलब आज से 6 महीने का टारगेट क्या है, 8 महीने का टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, फिर वीकली, फिर डेली का टारगेट बनाइए और उसको अचीव करते जाइए। एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबें अलग अलग पढ़िए, है ना। और अपने टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस करिए, है ना। सी सेट पर ध्यान दीजिएगा, सी सेट को आसान मत लीजिएगा, सी सेट बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मेहमान है मनोज। मनोज बेसिकली अभी आईआरएस सर्विस में सिलेक्टेड है। लास्ट ईयर यूपीसी में इनकी रैंक थी 628 और इसके साथ में इनका जो सीपीए पे एग्ज़ाम लगती है असिस्टेंट कमांडेंट, उनमें भी इनकी 4th रैंक आई है। और सबसे अच्छी बात मनोज की क्या रही है कि गांव से इन्होंने एक अच्छा स्ट्रगल करके एक क्रिकेट के खिलाड़ी भी साथ में रहे हैं और मात्र 3 साल में इनकी यूपीसी में फाइनल सिलेक्शन हुआ। इस बार 2023 में भी इन्होंने मेंस इंटरव्यू दिया है अभी और आशा करते हैं कि बहुत अच्छी रैंक इस बार भी आने वाली है। तो सबसे पहले मनोज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ। है ना, और आके बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे मनोज बेसिकली हमारे सीकर से ही बिलोंग करते हैं, पास में गांव से हैं और इनका जो स्ट्रगल है काफ़ी लंबा रहा है। जैसे पारिवारिक स्थितियाँ शुरू में थोड़ी ठीक नहीं रही थी और उसके बाद में इनका संघर्ष जैसे क्रिकेट में भी रहा है। तो सभी हम एक एक जो पक्ष होते हैं उनको जानने वाले हैं। जैसे मनोज, सबसे पहले आपकी शुरुआती हम जानना चाहेंगे। जैसे आपका, मैं न्यूज़ में भी आपके आर्टिकल देख रहा था कि आपके परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया है और उसके बाद में आपने भी जो आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उसमें भी आपके एक इंजरी होने के बाद में आपका यूपीसी की तरफ रुझान कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। भैया बेसिकली स्ट्रगल स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कुछ चैलेंजेस थे लाइफ में। जैसे मैं 6 महीने का था तब पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद में थोड़ा सा फाइनेंशियली और फैमिली की स्टेबिलिटी में दिक्कतें थी। और लेकिन लकीली 2008 में मेरे मम्मी सर्विस में लग गए। उससे पहले दादाजी रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली थी हमारी, जॉइंट फैमिली थी, तो वो कुछ चैलेंजेस उसमें होते ही हैं हमेशा, है ना। उसके बाद में मेरी स्कूलिंग वगैरह ठीक हुई है, मेरे गांव के पास से ही हुई है, वैसे तो गांव में ही हुई है, मतलब। और 10th में मेरे सीबीएसई था, अच्छा स्कोर है 10th में। 10th के बाद में लगभग मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत ख़राब गया है ना। और उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं फिर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग गया था। मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। तो और उस टाइम मेरा मतलब करियर का डाइवर्जन उसी साइड था, मैं फोकस था क्रिकेट की तरफ कि क्रिकेट में ही करियर बनाना है। तो और पढ़ाई और क्रिकेट दोनों चीज़ें बराबर अच्छे से नहीं चल पा रही थी। तो 10th के बाद में लगभग मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था पढ़ाई में, क्रिकेट की तरफ फोकस था। फिर 12th हो गई मेरी, 2015 में 12th हुई थी वो। उसके बाद में मैंने एकदम पढ़ाई छोड़ ही दी थी, है ना। फिर 2018 में कोई इंजरी हुई तो मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा, कोई मेरे लिगामेंट की इंजरी थी, है ना। और भी रीजंस थे क्रिकेट छोड़ने के पीछे, तो लेकिन क्रिकेट 2018 में डिसाइड किया कि अब छोड़ना ही पड़ेगा, वापस कुछ ना कुछ और ही करना पड़ेगा। तो और करने को तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा है नहीं कि कोई बिज़नेस कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे। तो करने को फिर सबसे सही रास्ता यही दिखा कि गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाते हैं। तो उस टाइम फिर पढ़ना चालू किया वापस से कि कोई भी तैयारी करते हैं। तो शुरू में कुछ कंपटीशन की एग्ज़ाम्स दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक राजस्थान पुलिस का दिया था, उसमें नहीं हुआ था। फिर 2-3 एग्ज़ाम हुए थे जिनमें लगातार ही हुआ। मैं मतलब लास्ट ऑफ 2018 मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मतलब वापस से पढ़ाई चालू करी थी। और मैं 15-16 महीने में मेरे नौकरी लग गया था। मैं पढ़ाई अच्छे से करी, उसमें ये था कि जैसे मेरी पढ़ाई छोड़ी हुई थी तो मेरे को ये था कि बाकी लोग बहुत आगे हैं मेरे से और मैं बहुत पीछे हूँ। तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ये आया कि मैं कुछ थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा था कि यार बाकी लोगों से अगर उनसे कम्पीट करना है तो वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मेरा ब्रेक आया हुआ है ना, तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मेरी पढ़ाई अच्छी हो गई उस टाइम पे। तो मैं जनवरी 2020 के आसपास मैं 3 नौकरियां लग चुका था। एक तो कोई उसमें एसएससी जीडी की थी, उसमें बीएसएफ में कांस्टेबल लगा था। फिर एक डीआरडीओ में सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी लगी थी। एक सीबीएसई में जूनियर क्लर्क की नौकरी लगी थी। लेकिन वो लगने के बाद में एक डिलेमा ये आया कि ठीक है अब चलो नौकरियां तो हैं अब अपने पास में, लेकिन वो नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। वो एक हर सर्विस से हमारी खुद से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, खुद मैं कहाँ इंडिया खेलने की सोच रहा था। फिर ये सी ग्रुप की सर्विसेज में आके रुकना, थोड़ा सा
मेरे को अच्छा नहीं लगी वो सब चीज़ें। तो फिर डिसाइड किया था कि चलो अब कुछ अलग करते हैं, है ना। फैमिली सब लोग बोल रहे थे कि ज्वाइन कर ले, नौकरी छोड़ना अपने यहाँ अपनी सोसाइटी में बेसिकली थोड़ा सा वैसे भी चैलेंजिंग है, नौकरी लग के कौन छोड़ रहा है। लेकिन मेरे जो फैमिली है, मम्मी हैं, दादाजी हैं, वो बहुत सपोर्टिव इंसान रहे हैं हमेशा से। तो उन्होंने साथ दिया कि ठीक है, तेरे को जो सही लगता है वो कर, है ना। और भी मेरी लाइफ में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से। तो उस टाइम वो नौकरियां छोड़ी। फिर 2020 में फिर लॉकडाउन लग गया था, और उस टाइम उस ईयर मैंने जैसे अब मैंने बताया कि 12th के बाद में ग्रेजुएशन नहीं करी है मैंने। 2018 में जब मैंने क्रिकेट छोड़ा ये इंजरी की वजह से, उस टाइम मैंने फिर ग्रेजुएशन चालू करी। तो 2020 में मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये था कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के साथ में आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे सकते हो, और उससे बेस्ट फिर और क्या है, मतलब अगर कुछ अच्छा ही करना है लाइफ में तो वो अच्छा ऑप्शन देखा था मेरे को। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब सिविल सर्विसेज का करते हैं। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, इतने में लॉकडाउन भी लग चुका था। फिर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, पढ़ा कि कैसे एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स के नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। और फिर मिड 20 में चालू किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट को मैंने टारगेट करके रखा था। उस अकॉर्डिंग मैंने शायद काम भी अच्छा किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स पास हुआ। मेंस थोड़े 13-14 नंबर से मार्जिन से मेरा रहा, तो वो एक दुख खबरी थी मेरे लिए कि मेंस रह गया। लेकिन खुश खबरी ये थी कि मैं सिर्फ 13-14 नंबर से ही रहा था, तो उससे मैं मोटिवेट ही हुआ कि मैं बहुत पास में हूँ, है ना। और फिर 2020 में सिलेक्शन हो ही गया, और अब इस बार उम्मीद करते हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं तो देखते हैं। हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट, जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं कि मतलब ये संसाधन नहीं है, वो नहीं है। और कई बच्चे ये गलती करते हैं, विशेषकर जैसे बैकअप नहीं रखते हैं। आपके जैसे आप बहुत सारे जॉब लगे हो, तो कहीं नहीं कि आपका एक मोटिवेशन रहा है कि यार मेरे पास काफ़ी जॉब है, मैं अब यूपीसी आराम से कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि कई बार होता है कि डायरेक्ट यूपीसी ना करके एक बैकअप ले लेना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं वो, और साथ साथ यूपीसी कर सकते हैं। जैसे आपने करके दिखाया कि आपकी जो असिस्टेंट कमांडेंट में 4th रैंक आ गई, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको यूपीसी ही करना था यहाँ पे, तो लास्ट ईयर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है। और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही प्यारी रैंक आपकी यहाँ से आनी चाहिए। जैसे सेकंड बात आती है, जो गाँव के बच्चे होते हैं विशेषकर, उनमें एक फियर होता है कि उनको दिल्ली जाना चाहिए, महंगी कोचिंग करनी चाहिए। आपका सफ़र मैं देख रहा हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी से किया है, और आपने बिल्कुल एक टारगेट सेट किया कि मुझे 1-1.5 साल में अपना ये सिलेबस पूरा कवर कर लेना है। और सारा आपने कोई कोचिंग दे नहीं किया है कहीं, मतलब आपका मैंने कई इंटरव्यू देखे, उसमें भी आपने बताया। तो इसमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों को, और क्या सेल्फ स्टडी से वाकई मतलब आइस बना जा सकता है? सर, बैकअप को लेकर है ना, मेरे दो पर्सपेक्टिव हैं। जैसे मैंने बताया कि जनवरी में वो सर्विसेज मेरे पास थी, है ना। उस टाइम में उनका ज्वाइनिंग का, किसी का वो डॉक्यूमेंट डीवी बाकी था, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, वो सब चीज़ें थी। वो जो जनवरी फरवरी के आसपास थी, लॉकडाउन से पहले वो मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद में जब मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा, यूपीएससी का, तो उस टाइम ज़रूर मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर था, है ना, कि मैं ध्यान दूंगा तो बस इसी पर दूंगा। जैसे फिर बहुत सारे लोगों को जिनको पता था वो ये बोले कि यार आरएएस की एग्ज़ाम दे लो, कम से कम ये एग्ज़ाम तो और दे लो साथ में, वो हो जाए। लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं जाऊंगा उस साइड तो फिर वो डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है। और इस एग्ज़ाम में मेरा ये मानना है लूप होल टाइप का होता है। अगर आप फंस जाते हो ना, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। या तो फिर आप एग्ज़ाम को फेस करो, फटाफट निकलो इस एग्ज़ाम से, है ना। वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। मतलब सेकंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत ऐसे एक अलग ही फीलिंग आती है फिर उस बात की, है ना। उसको मैं एक्सटेंड करता रहता है 5-6 अटैम्प्ट तक, तो फिर वो चैलेंजेस बढ़ते ही जाते हैं उसमें साथ में। तो एक तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था। उसकी मेरे को मदद क्या मिली कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। कहीं भी कोई डाइवर्जन नहीं था कि यार मैं उस एग्ज़ाम के भी बीच में उस किसी और एग्ज़ाम को 2-3 महीने भी देने पड़ रहे हैं मेरे को। मैं पूरा इसी की तरफ डेडिकेटेड था, है ना। फिर दूसरा ये हुआ कि जब मेरा फर्स्ट मेंस का रिजल्ट आया था ना, 2021 का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आया था मार्च 2022 में। वो जनवरी 2022 में ही लगी थी, लॉकडाउन से एक्सटेंड होकर, है ना। तब मेरे को पता चला कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, जबकि मेरे मेंस की प्रिपरेशन अच्छी खासी मतलब हो गई थी, क्योंकि प्रीलिम्स 2-3 महीने आगे खिसक गया था उसकी लॉकडाउन की वजह से, है ना। तो वो एक थोड़ा सा शॉकिंग पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि मैं उम्मीद करके चल रहा था कि मेंस हो जाना चाहिए मेरा, है ना। लेकिन उसमें मैंने एक गलती करी थी। वो मेरे को लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करी इसलिए मेरे से गलती हुई। लेकिन सेल्फ स्टडी के मेरे को फ़ायदे ज़्यादा थे, नुकसान कम। नुकसान मैं एक ही मानता हूँ बस। वो ये था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़, गलत टेस्ट सीरीज़ ले ली थी। वो मेरे को पता नहीं था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में जीएस में चारों पेपर में 400 नंबर हैं, जो एक सिलेक्शन का स्कोर है। वो सिलेक्शन से भी ऊपर का स्कोर है। आप 380 390 में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, है ना। ऐसे में 110 थे मेरे, है ना। इंटरव्यू मेरा एक पॉजिटिव पार्ट रहा है। इंटरव्यू मेरा मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इंटरव्यू में हमेशा स्कोर अच्छा मिला है मेरे को, सीएपीएफ में भी, उसमें भी।
लेकिन उसमें ऑप्शनल में मेरे 200 नंबर ही थे। उसके पीछे रीज़न क्या था, मैंने गलत टेस्ट सीरीज़ ले ली। वो टेस्ट सीरीज़ वाले मेरे को 150 नंबर दे रहे हैं एक एक पेपर में। तो मेरे को ये लगा, और मेरे पास कोई कंपेयर करने के लिए कोई और था नहीं, तो मेरे को ये लगा कि यही है और मैं स्टैंडर्ड मीट कर रहा हूँ यूपीएससी का, इसलिए 150 नंबर आ रहे होंगे, दिल्ली की कोचिंग थी। तो वो वहाँ मिसगाइड हो गया था मैं, और वही मेरे 200 नंबर उसमें फिर आए फिर। तो उन्होंने मिसगाइड कर दिया था ना, ये मेरी एक गलती मतलब मेरे से हुई कि मैं खुद कर रहा था उस वजह से। बाकी बाकी बैकअप का फिर चेंज क्या आया, बैकअप के एक अलग पर्सपेक्टिव भी है मेरा साथ में इसमें, कि जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, 17 मार्च को रिजल्ट आया था और 18 या 19 मार्च से असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो वो 1-2 दिन का वो स्ट्रेस वाला पीरियड होता है ना कि यार मेरा हुआ नहीं, उसमें मैंने सोचा क्या पता आगे भी ना हो। अनसर्टेनिटी यूपीएससी को लेकर वैसे भी बहुत बनाई गई है कि यूपीएससी में होता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने वो असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भर दिया था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, है ना। और वो फॉर्म भरने के पीछे भी रीज़न ये था कि मेरे को क्लियरली ये पता था कि इस एग्ज़ाम के लिए मेरे को एक सिंगल दिन एक्स्ट्रा नहीं देना है। असिस्टेंट कमांडेंट का क्या है, वो सिलेबस वगैरह सब सेम, अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। तो मेरे को था कि एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है यार, आसान है थोड़ी उससे, है ना। और उसमें ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई लकीली, है ना। तो वो मेरे को एक बैकअप फिर सेकंड अटैम्प्ट दे रहा था, तो मेरे को हल्का बहुत फील था कि इसमें कुछ भी नहीं होगा तो वो तो मैं कर ही लूँगा कम से कम, है ना। उसमें मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत अच्छे गए थे, है ना। तो शायद कहीं ना कहीं बैकअप का थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है आपको, एक वो मेंटल वो क्या होता है सपोर्ट रहता है कि यार ये नहीं तो कुछ ना कुछ तो उस साइड में मेरा हो ही जाएगा, है ना। और ये दूसरी एग्ज़ाम्स के पीछे ना पढ़ने का फ़ायदा ये रहता है कि डाइवर्ट नहीं होते हो आप। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। और फिर आपका क्वेश्चन था गांव को लेकर। आजकल क्या है, गांव में या फिर आप कहीं भी हो वो एक हिंड्रेंस नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इनफ, है ना। आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, है ना। मैंने पहले तो यूट्यूब के वीडियोस देखकर टॉपर्स वगैरह के ये डिसाइड कर लिया कि क्या क्या बुक लिस्ट है ना, क्या वो सारी बुक्स लिख ली। फिर अमेज़ोन वगैरह से वो बुक ऑर्डर कर दी, और मेरे गांव में डिलीवरी होती है तो वो मेरे घर तक भी आ गई, तो कहीं नहीं जाना पड़ा, वो वहीं मिल गई। कुछ आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप किसी से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, है ना। और कोचिंग का मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, मेरा मतलब ये बात बोलते हैं तो कोई बहुत सारे जनरल लोगों को क्या लगता है कि सिलेक्शन हो गया इसलिए बड़ी बड़ी बात बता रहा है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वो उनको पता है कि मैं कोचिंग नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप जो बुक में चीज़ें लिखी हुई है ना वो खुद इंटरप्रेट कर पाओ। और अगर वो इंटरप्रेट करने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, है ना। और इसलिए मेरा कोचिंग के मतलब कोचिंग को लेकर थोड़ा सा था कि, और दूसरा ये था कि मैंने पढ़ाई छोड़ी हुई थी, तो बहुत टाइम से मैं कभी किसी क्लास में बैठकर टीचर से पढ़ा नहीं था। और पहले भी पढ़ा था तो मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मैंने कुछ मतलब पढ़ाई पर ध्यान था नहीं, तो कोई टीचर पढ़ाए और मैं पढ़ूँ उसका कभी मेरी लाइफ में मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही करते हैं, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वो। और तीसरी चीज़, किताबों में सब कुछ है भैया, मतलब जो बुक्स हैं, आपको पॉलिटी पढ़नी है लक्ष्मीकांत में सब कुछ है ना। आपको ज्योग्राफी पढ़नी है एनसीईआरटी में सब कुछ है, हिस्ट्री पढ़नी है स्पेक्ट्रम में सब कुछ है। उन बुक्स में इन्फॉर्मेशन है, उतनी इन्फॉर्मेशन तो अपन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको इतना समय हो गया, मेरे को 3-3.5 साल हो गए, है ना। मुझे भी लगता है कि वो बुक तो अभी तक अपन नहीं पढ़ पाए ढंग से, है ना। तो और कहीं से बहुत सारे नोट्स लाकर, बहुत सारी किताबें लाकर कितना ही पढ़ लेंगे। तो रिसोर्सेज की और किसी गांव या रूरल एरिया होने का कोई हिंड्रेंस नहीं। गांव में इवन फ़ायदा बहुत है, शांति है चारों तरफ, है ना। अच्छा खाना पीना मिल जाता है, ना ही वो कपड़े धोने का टेंशन, ना ही खाना बनाने का टेंशन। तो ये कुछ फ़ायदे थे गांव के। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि सेल्फ स्टडी से आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और आपने एक अच्छा पॉइंट ये भी बताया कि यार आप इतनी किताबें, इनको आप सही से नहीं समझ पाओगे तो फिर आप आइस बन के भी क्या करोगे। और मेरा भी ये मानना है, मैं बच्चों को यूट्यूब पे जो गाइड करता हूँ ज़्यादातर वही दिखाता हूँ कि यार ये सेल्फ स्टडी का रास्ता है, ये किताबें हैं और यहाँ से आप पढ़ के आइस बन सकते हो, लाखों रुपये या समय बर्बाद करने की नीड नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपका सपना था कि आपको क्रिकेटर बनना था और जैसे आप एक इंजरी की वजह से आप बाहर हो गए, तो उस समय आपका क्या मतलब ये माइंड में आया कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आपका पैशन था, आप बहुत ज़्यादा उसमें समय भी बिता रहे थे वहाँ पे। क्यों आपने क्रिकेट को ही आगे जारी क्यों नहीं रखा? क्यों आप इंजरी जो थी वो सही हो सकती थी? इसके बारे में थोड़ा।
वो है ना भैया, क्रिकेट का कुछ ऐसा था, बहुत सारे रीजंस थे छोड़ने के। सबसे पहले तो मेरे को लिगामेंट की इंजरी थी। लिगामेंट की इंजरी बहुत छोटी इंजरी होती है और लगभग सबसे कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स में, आर्मी वगैरह में सबसे इंजरी है ना। इतनी सी छोटी सी सर्जरी होती है, मतलब ऐसे चीरा सा लगता है, उसमें वो सही कर देते हैं। लेकिन लिगामेंट का क्या रहता है, उसको हील होने में 3-4 महीने लगते हैं। फिर आप रनिंग वगैरह करने में आपको लगभग 10 महीने 1 साल तक लग जाता है। तो उस टाइम ये था कि मैं 1 साल तो मेरे को इसकी हीलिंग के प्रोसेस में देने पड़ते, और फिर 1 साल और लग जाता मेरे को वापस टीम में एंटर होने के लिए, है ना। तो वो 2 साल का फेज़ मेरे पास था नहीं, मतलब फैमिली मिडिल क्लास ही है, लोअर मिडिल क्लास बोलूँगा मैं। तो इतना बैकअप होता नहीं है ना। तो और 2 साल का इंतज़ार सही नहीं है। दूसरा ये था कि उस टाइम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन भी बैंड था, है ना। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है बोर्ड का, वो नहीं था हमारे पास में। 2014 से ही बैन था उस टाइम, वो 2019 में वापस रिवाइव हुआ था शायद तक, है ना। और तीसरा था कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, मतलब हमेशा से ही पापा नहीं थे तो, है ना। और वो भी निभानी थी फिर। और एक मेरा दिल्ली ना जाने के पीछे या फिर कहीं ना जाने के पीछे ये भी रीज़न था कि मुझे घर के पास रहना था थोड़ा, है ना। और फिर सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन ऐसे बना कि मैंने शुरू में सिविल सर्विसेज का, देखो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ख़राब रहा भैया, है ना। मेरे ग्रेजुएशन में 12th में 62% है। वो भी कब है, जब एक सब्जेक्ट ड्राइंग ले रखा था मैंने, वो BA ले रखा था कि मैं पास हो जाऊँ कैसे ना कैसे करके। और उसमें 100 में से 94 नंबर हैं, तब जाके वो 62 बने। उसमें आप 94 से 50-60 नंबर ले आइए और वो नंबर 50% के नीचे आ जाएंगे शायद तक। और फिर ग्रेजुएशन में मेरे 50% है, तो आप समझ सकते हो एकेडमिकली मैं इतना अच्छा नहीं था, है ना, पढ़ाई में। तो मैंने शुरू वो जो अपनी नॉर्मल C ग्रुप की एग्ज़ाम्स होती हैं, कांस्टेबल की, पुलिस की, इन्हीं से शुरू किया था और इन्हीं में लगा था। बस वो ज्वाइन नहीं करी थी मैंने। सिविल सर्विसेज का ये था कि वो नौकरियां लगने के बाद में एक वो होता है ना कि एक पीस आता है, मेंटल पीस। अब मैं IRS बन के एक 80-90% एक मेंटल पीस पर हूँ कि मैं वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज हैं इंडिया में, उनमें हूँ, है ना। लेकिन उनमें वो नहीं मिला था। फिर था कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो बेस्ट फिर UPSC ही बचता है ना। और UPSC में मेरा डाइवर्जन था कि मीन्स डाइवर्जन इन द सेंस कि UPSC की तरफ क्यों आना हुआ उन एग्ज़ाम्स में। तो एक तो था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ बहुत सालों से, है ना। मेरा अच्छा खासा लंबा रिलेशनशिप है और हमेशा रहेगा। तो उनको करना था सिविल सर्विसेज, लेकिन वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब चैलेंजेस ऐसे थे। जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो वो भी उन मतलब सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस की वजह से कर नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने मतलब एक डिसीजन लिया कि चलो वो नहीं कर पा रहे हैं, मैं करता हूँ। इससे क्या हो गया कि उनका भी जो सपना था वो लगभग हो गया कि चलो ठीक है ना। और मेरे को जो उन सर्विसेज से एक्सपेक्टेशंस मेरी, मतलब खुद से मैं एक्सपेक्ट करता था, वो पूरी नहीं थी कि भाई नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो मेरा यहाँ आकर ठीक है कि एक बहुत अच्छी सर्विस में अपन है, कुछ अच्छा किया है लाइफ में। तो ये सोच कर बस इधर सिविल सर्विसेज की तरफ आ गए थे और भगवान ने चाहा सब ठीक ठीक हो रहा है अभी तक। एक इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन ये है कि आपने पहला मेंस दिया, उसमें आपके मार्क्स कुछ कम रहे, बाद में सेकंड जो मेंस उसमें आपने 70-80 मार्क्स बढ़ाए, और इस बार फिर 23 में आपने, जैसे आप बता रहे हो कि मेरे और 70-80 या 100 तक मार्क्स बढ़ेंगे, यानी आपकी इस बार भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो ऐसा आपने क्या किया मेंस में, विशेषकर आंसर राइटिंग को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, या अपने आप में क्या क्या सुधार किया आपने कि आपका स्कोर लगातार अच्छा इंप्रूव होता गया? मैंने भैया मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि डिस्ट्रैक्शन से बचा। मतलब मैंने जो बुक्स वो पहली दिन मंगवाई थी ना, आपको फ़ोटोज़ भेजूंगा। वो बुक्स आप भी आज भी आप देखकर आप यही बोलोगे कि ये मतलब ये बुक अनयूज्ड बुक्स हैं। वो वैसी की वैसी पड़ी हैं जैसी मैंने नहीं मंगवाई थी। मैंने बुक सिर्फ एक बार खोली, एक बुक मंगवाई, है ना, एक बार उनको खोला, उनसे नोट्स बनाए। मेरे नोट्स अच्छे तैयार हो गए थे मेरे, और अब 3 अटेम्प्ट देने के बाद में मेरे को लगता है कि सही में मेरे नोट्स बहुत अच्छे बन गए, है ना। फिर हमेशा रिवीजन उन नोट से ही किया, है ना। दूसरा ये था कि वैल्यू एडिशन में करता रहा रेगुलरली, है ना। फिर इम्प्रूवमेंट्स आए कि पहले कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, वो नहीं छूटे हैं अब इस बार, है ना। फिर वैल्यू एडिशन बढ़ता गया। एक क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन, मेरे को ये लगता है कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि एक तो होता है आपके पास कंटेंट कितना है ना। कंटेंट बहुत के पास बहुत होता है, जो इतने साल से पढ़ रहे होते हैं 5-5 6-6 साल से, उनके पास कंटेंट की क्या कमी होगी, है ना। एक दूसरा इस एग्ज़ाम को पास करने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके पास जो कंटेंट है आप एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हो।
मेरे को अभी भी ये लगता है कि एक यूनिट में अपन लेके चले तो अपने पास 100 यूनिट अगर कंटेंट है ना, तो हम एग्ज़ाम में अभी भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 20-30 यूनिट ही इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है वो इम्पेक्ट करता है। वो मेरे को लगता है कि मतलब हर अटैम्प्ट के साथ में पहले दूसरे थर्ड अटैम्प्ट में बढ़ता गया, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता गया। इस बार दिमाग बहुत रिलैक्स था, एक दिमाग रिलैक्स रखने का बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आप वो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, अपन दिमाग में नहीं आते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो जब आपका दिमाग फ्रेश रहता है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तीसरा ये था कि वैल्यू एडिशन आप कैसे करते हो। मैं जैसे मैंने बुक्स को तो वैसा का वैसा रखा, जो मतलब मेरा मेन सोर्स था उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया, जितना था उसको ही बार बार रिवाइज करने की कोशिश करी कि जितना उसको पढ़ूंगा वो इतने अच्छे से मेमोराइज होगा, याद होगा, अंडरस्टैंड करूंगा। फिर उसके अलावा उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका उसका वैल्यू एडिशन कैसे होगा। जैसे मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो उसमें से भी एग्जाम्पल निकाल लेना, कुछ देख जैसे मतलब आसपास भी मेरे कुछ होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को कोई एग्जाम्पल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी जल जीवन मिशन चल रहा था, है ना, तो उसमें पाइपलाइन डाल रहे हैं, नई नई पाइपलाइन सब जगह कनेक्शन डाल रहे हैं ना। तो जब मेरे घर के पास में पड़ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि वो जो पुराने वाली पाइपलाइन है ना, उससे जस्ट आधा फुट साइड में दूसरी पाइप डाल रहे हैं और पहले वाली पाइप एकदम सही पड़ी है अभी तक, है ना। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर को थोड़ा सा भी सोचे वो, और अब उसमें से पानी चालू कर देंगे वो पहले वाली ख़राब हो जाएगी पड़ी पड़ी। अब वो पहले वाली को काम में ले सकता है ना वहाँ पर, है ना। रिसोर्सेज भी बचेंगे, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा, है ना। तो और ये एग्जांपल फिर मैंने मेंस में कोट किए, है ना। और जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता हूँ, उनसे मेरे को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं यूनिक, फिर उनको मेंस में कोट करते हैं। बाकी क्या है, अगर अपन एग्जांपल्स तो देखो अपने को टेस्ट सीरीज हो गई, कोचिंग्स के कंटेंट हो गए, उससे बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। लेकिन वो एग्जांपल्स फिर सब कोट कर रहे हैं, इश्यू है ना। और एग्जामिनर को देखते ही एग्जामिनर का भी दिमाग में तो आता है ना कि यार सब ये पढ़ के आए यार, सब रट मार के यहाँ उतार रहे हैं। तो वहाँ से कुछ अलग मिलता है तो फिर एग्जामिनर से आधा एक नंबर एक्स्ट्रा आता है। वो आधा एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे करके मेरे को लगता है शायद कंटेंट एनहांसमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है, तो मेरे को उम्मीद है कि नंबर बढ़ जाए भैया इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही करते हैं कि नंबर बिल्कुल अच्छा आएंगे। और एक आपका जो पर्सनालिटी का पार्ट है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और ये भी बच्चे जानना चाहेंगे कि जैसे इंटरव्यू की जो तैयारी है, मतलब जब हम यूपीएससी का सोचते हैं उसी समय से हमें अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए, या एक बार मेंस का रिजल्ट आए उसके बाद में हमें सोचना चाहिए। और इस बार भी आपका जैसे इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और आपसे मिलकर बातचीत करके, क्योंकि मैंने भी 3 इंटरव्यू फेस किए हैं, तो एक लगता है कि यार इस कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, वो दिख जाता है। क्योंकि मुझे दुर्भाग्य से 3 बार कम मार्क्स मिले हैं, तो एक रहता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें और कब इसका ध्यान देना चाहिए हमें? भैया इसमें मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि पहले पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ भैया, फिर उसको क्लियरिफाई कर देंगे कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू होता ही नहीं है। सिविल सर्विसेज में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में डिफरेंस होता है। इंटरव्यू होता है आपके नॉलेज का टेस्ट, आपके डोमेन कंटेंट का टेस्ट होता है ना। पर्सनालिटी टेस्ट थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है, नॉलेज उसका एक पार्ट बन जाता है, और ब्रॉडर पर्सनालिटी कैसी है हमारी उस पर, उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं, है ना। पर मेरा ये मानना है कि कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे मान लो अपन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना शुरू से, तो उसको हमें ऐसे सोचना चाहिए कि मैं कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, सिविल सर्वेंट बनूंगा, तो इसको अप्लाई कैसे करूंगा, जो मेरे पास मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे करूंगा, मेरे उसमें सर्विस में इस काम में कैसे लूँगा। तो उससे फिर धीरे धीरे आप है ना एक वो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, एक आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर की तरह सोचने लग जाते हो धीरे धीरे, है ना। मतलब एकदम सेम वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप में चेंज आ रहा है तो वो मेरे को लगता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत इम्पेक्ट डालता है ना। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, देखो भैया मेरे को लगता है कि ऑनेस्ट रहिए इंटरव्यू में। मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ कि सर मैडम ये मेरे को नहीं आता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में पढूं, है ना। और ऐसे और डरने की कुछ नहीं होता है। देखो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन वहाँ मेरे को इंटरव्यू देकर, इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ बैठकर एक वेल इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है ना। और वो हमेशा मेमोराइज करने की, हमेशा याद रहने वाला वो इंसिडेंट होता है ना हमारी लाइफ में। तो इसको एंजॉय करना मेरे को लगता है अच्छी वो ज़रूरी है। दूसरा
हम एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट। तो हमें धीरे धीरे जब प्रिपरेशन चालू होती है तब से ही उसके उस तरीके से सोचना चालू करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को सीधा सीधा ना पकड़कर उसके प्रोज कौन समझ के फिर उस एक अपना अलग से डिसीजन बनाने वाला, ये आदत धीरे से डालना चालू कर देंगे ना अपन शुरू से ही, तो फिर वो अपनी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। और वही शायद उसी चीज़ के फिर मार्क्स मिलते हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट की तरह सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। हाँ, ये बात ही मैंने महसूस की थी इंटरव्यू देने के बाद में कि जैसे मुझे मार्क्स कम क्यों मिले, कि वो मेरी गलती थी कि मैं अपने आप को वहाँ सही कन्वर्सेशन नहीं कर पाया। वैसे आपने जो बताया कि वहाँ जो कन्वर्सेशन होता है बहुत इन्जॉय वाला होता है, और वो लोग प्यार से बातें करते हैं, और उसी दौरान वो आपकी पर्सनैलिटी से निकालते हैं कि यार ये थोड़ा बोल्ड है कि नहीं, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं इसमें। तो वो वहाँ पर मेरी फेलियर रही, आपके अच्छे मार्क्स रहे, ठीक है। और जैसे लास्ट में बहुत सारे मतलब बच्चे जानना भी चाहते हैं कि 2024-25 जैसे 25 वाले बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आपका क्या संदेश होगा, किस तरीके से आपको अभी से मतलब अपनी तैयारी करनी चाहिए, प्री मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए उनको? तो भैया एक मेरा पर्सपेक्टिव ये रहा है कि मैंने मतलब पहले जब मैंने शुरू किया था तब मैंने सुना था बहुत जगह कि प्रीलिम्स की ये तैयारी होती है, मेंस की ये तैयारी होती है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनकी अलग अलग तैयारी नहीं होती हैं, है ना। मैं जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स, अभी मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया था तो वहाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे, जूनियर्स मिले जो मतलब प्रीलिम्स देंगे वो, है ना। तो पूछते हैं अब मतलब सब चाहते हैं कि पूछ लेते हैं वो, है ना, कि भैया कैसे करें, है ना। तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि अब अगर आप अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने का टाइम है, अब मेंस स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन अगर जब आप प्रीलिम्स की कर रहे हो तो आपको जीएस पढ़ना है फॉर एग्जांपल, है ना। तो उस जीएस को इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि प्रीलिम्स देने के बाद में मेंस के लिए आपको जीएस खोलने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो दूसरा बात क्या है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो पहले डिफरेंस होता था ना, कि आज से 6-7 साल पहले की 4-5 साल पहले भी कि भी आपको प्रीलिम्स में फैक्चुअलिटी पूछ रहे हैं, मेंस में एनालिटिकल पूछ रहे हैं, वो कम हो गया। अब आपने देखा होगा प्रीलिम्स में एनालिटिकल हो चुकी है ना। तो फिर तो ये तो बहुत आसान है, मतलब डिफरेंस तो मिट ही गया ना उनके बीच में। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन ही मेरे को लगता है इसका सोल्यूशन है। टाइम बचता है, हमारे एफर्ट्स बचते हैं। हम प्रीलिम्स के लिए फिर पहले अलग तैयारी करेंगे, फिर प्रीलिम्स होते ही उसको तो एकदम दिमाग से नेगेट करने की कोशिश करेंगे, मेंस के लिए अलग से तैयारी करेंगे। ऐसा ना करके मेरा ओपिनियन है कि होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस का साथ में करना चाहिए। दूसरा, हमें चीज़ें टारगेट करनी पड़ेंगी। इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को मतलब मेरी जर्नी में लगता है कि ये होती है कि चीज़ें इतनी सारी हैं ना, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं कि उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और ऑर्गेनाइजेशन कब आएगी, जब आप चीज़ों को टारगेट करना चालू करोगे कि मेरे को पहले तो एक होलिस्टिक टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट जो भी, मतलब आज से 6 महीने का टारगेट क्या है, 8 महीने का टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, फिर वीकली, फिर डेली का टारगेट बनाइए और उसको अचीव करते जाइए। उससे क्या है, हम डेली टारगेट अचीव करते जाएंगे तो एक तो वो नहीं होगा कि यार इतना सारा काम पड़ा है ना। मुझे पता होगा कि मैं डेली टारगेट, मुझे ये मेरे टारगेट से मैं ये करता रहूँगा तो मैं 6 महीने बाद में इस स्थिति में तो पहुँच जाऊँगा, है ना। तो वो एक थोड़ा रिलैक्सिंग होता है। तो टारगेटिंग करना, और आपके पास अगर 25 का अटैम्प्ट वाले बच्चे हैं तो उनके कितना टाइम बच गया, उनके पास लगभग 1 साल पड़ा है अभी, है ना। तो 1 साल बहुत है। जिनका सिलेबस हो चुका है वो अब टेस्ट पर ध्यान दीजिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये लगता है कि टेस्ट अगर आपकी 70% सिलेबस भी हुआ है ना, पर आपने टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं, और सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है भैया, टेस्ट देकर उस टेस्ट का एनालिसिस आप किस तरीके से करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं प्रीलिम्स का, मेंस का टेस्ट लिखता था, देता था, उसके बाद में उस टेस्ट का हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करता था कि कोई पॉइंट मेरा सही है, सही किया है मैंने कोई क्वेश्चन तो मैंने क्यों सही किया है, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, कोई मेरा गलत है तो वो गलत क्यों है ना। तो उस एनालिसिस के बेसिस पर क्या है, आप एक वो एग्ज़ाम की नीड समझना चालू कर देते हो, है ना। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चालू कर देते हो। मैंने तीनों अटेम्प्ट में तीनों प्रीलिम्स पास किए हैं और अच्छे खासे मार्जिन से मेरे प्रीलिम्स पास होते हैं। 120-130 नंबर आते हैं मेरे प्रीलिम्स में, है ना। और इस बार तो जैसे 2023 का प्रीलिम्स दिया मैंने, उस लोग मतलब खूब फेल हुए हैं, मतलब वो प्रोबेबल कैंडिडेट्स फेल हैं। उसके पीछे रीज़न ये था कि थोड़ी सी चेंजेस आ गए, ट्रिकी हो गए, तो है ना। और मेरा 8 मई को इंटरव्यू था। इंटरव्यू से 8 मई से पहले मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मैं 11 मई को घर आया, 28 मई की प्रीलिम्स थी, बीच में 23 मई को रिजल्ट आया, तो सिलेक्शन हो गया, तो उस वजह से टाइम वेस्ट हुआ। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेरी इस बार कुछ नहीं हुई ना, फिर भी मेरी अच्छे खासे मार्जिन से प्रीलिम्स पास हो रही है इस बार भी।
है ना। वो ये था कि मैंने टेस्ट पहले बहुत दिए थे, मतलब खूब टेस्ट दिए थे, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था। तो प्रीलिम्स पर फिर मेरा होल्ड आ गया, कंटेंट आ गया, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ें समझ आ गई। तो बहुत सारे टेस्ट दीजिए, जितने दे सकते हो, कंफर्टेबल हो ना जितने टेस्टों के साथ, टेस्ट के साथ में आप उतने टेस्ट दीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं, अगर आप 40 टेस्ट देना आपको ठीक लग रहा है, आपके टाइम के को सूटेबल है तो 40 दीजिए, 100 आपको सूट कर रहा है तो आप 100 दीजिए, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी रिवीजन करते रहिए, कंटेंट को डाइवर्सिफाई मत करिए कि आज ये किताब पढ़ ली, कल वो बुक किताब पढ़ ली। एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबें अलग अलग पढ़िए, है ना। और नोट्स बनाइए जितने, और नोट्स कभी भी, कई बार कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं नोट्स के साथ में, उनमें बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा छोटा, कि भाई नोट्स का मतलब वो ये निकाल लेते हैं कि हमें तो समरी टाइप में लिखनी है। ऐसा नहीं होता है। नोट्स आप होलिस्टिक बनाइए, ताकि आप इस साल नहीं, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो तो अगले साल भी आप वही नोट्स पढ़ सको। अगर आपने बहुत क्रिस्प नोट बना लिए ना, बहुत छोटे छोटे, तो 1 साल 2 साल बाद में जब आप वापस से, मतलब 1 साल, इस साल नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, फिर उससे अगले साल भी आप पढ़ोगे ना, तो फिर भैया चीज़ें समझ नहीं आती हैं, है ना। वो चीज़ें अलाइन नहीं हो पाती हैं, फिर वो बुलेट पॉइंट टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए नोट्स होलिस्टिक बनाइए, उसमें वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेकिन होलिस्टिक रखिएगा नोट्स को, ऐसे एकदम ही स्क्वीज़ नहीं करना होता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी और बताइए। तो मनोज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल रही है। यूपीएससी की पूरी तैयारी और साथ में जो जीवन की सीख है, आपका संघर्ष, और आपसे मोटिवेशन लेके जा रहे हैं कि बहुत कम एज में 3 लगातार अटेम्प्ट दिए और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके रहे हैं। और इस बार भी हम आशा करते हैं सभी जो अपने साथ यूट्यूब फैमिली जुड़ी है वो भी शुभकामनाएं रखेगी कि इस बार मनोज भाई की अच्छी रैंक आए और दोबारा हम एक अच्छा इंटरव्यू इनके साथ करें, एक प्रॉपर आइस बन के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया, आप सबको भी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप 2024 का अटैम्प्ट लिख रहे हो, और अगर आप 2025 का लिखोगे तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। 2024 का लिख रहे हो तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन सफिशिएंट टाइम है। अपने टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस करिए, है ना। सी सेट पर ध्यान दीजिएगा, सी सेट को आसान मत लीजिएगा, सी सेट बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। और बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आपका जो आपने जितना पढ़ा है वो काम आएगा। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस आपको इस एग्ज़ाम के टाइम पर लग रहा होगा ना, तो आपने जितना पढ़ा है वो भी आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं होता है, याद नहीं होता है। ये बात मैं 3 अटैम्प्ट देने के बाद में आपको बता रहा हूँ, तो विश्वास करिएगा। और बस पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट।